अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आ जाएं अपने डिफरेंसेस की तरफ। किताब में आपके कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये जितने भी डिफरेंसेस आप लोगों ने अब पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। इस पूरे चैप्टर के बाद यहाँ पर आपके कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के। अव्वल तो ये खुद भी आपको समझ आ जाने चाहिए। जब आप पढ़ें तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आता, अब वो बेहतर अल्लाह जानता है या वो खुद जानते हैं कि उन्होंने या तो पहले से सही से पढ़ा नहीं होता या उन्होंने वक्त ज़ाया किया हुआ होता है। बहरहाल जो भी रीज़न है आपकी, उसके मुताबिक आप लोगों को मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये समझ खुद आ जाने चाहिए। तो पहला पॉइंट पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट आपको यहाँ पर डिफरेंस दिया है बिटवीन क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल, एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। एडवांस बोले या ना बोले, इंस्ट्रूमेंटल मेथड डिफरेंट है, क्लासिकल मेथड डिफरेंट है। दोनों के दरमियान डिफरेंस पहला बताया हुआ है कि जो आपके पास क्लासिकल मेथड है, इनका जो प्रोसीजर है, इट इज सिंपल एंड एक्यूरेट। टाइट्रेशन करते हैं, आसान है, सिंपल है, सिर्फ कतरा ही तो गिराते जाना है एक बॉटल के अंदर। और एक्यूरेट है। एक्यूरेट कैसे? आप अगर नहीं करेंगे, किसी और को भी बोलेंगे तो उसने भी वैसे ही करना है। दूसरा आपके पास है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। प्रोसीजर इसका सेंसिटिव है और टेक्निकल है। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आपकी जो कैलिब्रेशन हुई हुई होती है वो बहुत सेंसिटिव हुई हुई होती है। अगर आपने उस मशीन को जरा सा भी हिला दिया तो आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं, जो मेजरमेंट्स आ रही हैं, वो खराब हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी आप कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी के लिए आपने अपना जो प्रोसीजर हो रहा है उसको हिला दिया। एचपीएलसी का पूरा यूनिट लगा था, आपने टेबल पे रखा, टेबल हिल गई, एरर आ जाएगा। आप पोटेंशियोमीट्री, जो मैंने पढ़ाया है, पोटेंशियोमीट्री कर रहे थे, पोटेंशियोमीट्री में आपके पास सिर्फ टेबल हिलने की वजह से या आपके ऊंचा बोलने की वजह से, आजकल बाहर ये जो शोर शराबा हो रहा है, इस शोर शराबे की वजह से भी रीडिंग्स में चेंजेस आ जाती है। तो ये सेंसिटिव है, वैल्यू इसकी खराब होने में देर नहीं लगती। और दूसरा टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब हर आम इंसान को नहीं समझ आएगा। आप अगर फॉर एग्जांपल ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन कर रहे थे या आप सिर्फ वॉल्यूम मेजर कर रहे थे, तो आप किसी को भी जिसको सिर्फ हल्का फुल्का पढ़ना आता है उसको भी बोलेंगे कि जरा ये बॉटल पकड़े, ये फ्लास्क पकड़े और इसमें कतरा कतरा करके आपने ब्यूरेट से सोल्यूशन गिराना है, बेस गिरानी है, तो वो भी यही काम कर लेगा। लेकिन अगर किसी को बोलें कि आपने ये मशीन है, इसको ऑपरेट करना है, जिसने कभी जिंदगी में पहले किया ना हो तो उसको आता ही नहीं है। इसकी मिसाल यूं लें, कभी आपने फोटोकॉपियर मशीन देखी तो होगी, सबने फोटोकॉपी करवाई भी होगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये लें, इसकी फोटोकॉपी कर दें, और आपने जिंदगी में कभी मशीन को हाथ भी नहीं लगाया, तो देयर इज अ चांस, बल्कि ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ फालतू के बटन्स दबा के आएंगे जिसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे बोलूं कि आपने फर्ज करें कि तस्वीर खींचनी है, ये मोबाइल पकड़े, इसकी तस्वीर किसी की जिसकी खींचनी है खींच लें। अब आसान है, ये सिंपल है, एक्यूरेट भी है। एक क्लिक करना है, बटन दबाना है, तस्वीर भी खिंच जाएगी। लेकिन वहीं पे आपके पास एक फोटोकॉपी करने के लिए दोनों तस्वीरें ही खींच रहे हैं, लेकिन वो फोटोकॉपी करने में आपका सारा काम खराब हो रहा है क्योंकि वो टेक्निकल है। सेकंड, इक्विपमेंट आपके पास सस्ते होते हैं क्लासिकल मेथड के। अक्सर बच्चे वो जो ब्यूरेट है वो तोड़ देते हैं, और इस तरह की और भी जो आपके ग्लास वेयर्स हैं वो टूटते रहते हैं। तो ज्यादातर आपके पास ये सस्ते होते हैं, इतने महंगे नहीं होते। लेकिन वहीं पे अगर आप ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड वाले, खास तौर पे ये जो आपने अभी पढ़े स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इनके जो प्राइस है वो लाखों करोड़ों में होते हैं। तो अब लाखों का अगर इक्विपमेंट है, एक्सपेंसिव है या करोड़ों का है, और आपने उसको खराब कर दिया, तो जाहिर है इतने पैसे बार बार थोड़ी खर्च किए जाते हैं। 500,000 रुपए का एक अगर कांच का इंस्ट्रूमेंट टूट गया तो वो दोबारा आ सकता है। 80 लाख रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट टूट गया, वो दोबारा लाने में आपको सोचना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, मेथड आपके पास बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट मेजरमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्टली जो आपने मेजर किया वो मेजरमेंट आपने लिख दी, कोई बीच का रास्ता नहीं है, जो वैल्यू आई बस वही लिखनी है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है। तभी आपकी जो वैल्यूज आती हैं उसको आप एवरेज लेते हैं, क्योंकि हर बार एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं आती।
टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन का आंसर आना चाहिए, फर्ज करें कि आपने बेस डाला 5 ml, तो 5 ml पे आंसर आ जाना चाहिए, हर बार 5 ml पे नहीं आता, तो आप एवरेज लेते हैं। लेकिन जो आंसर आया 5 ml की जगह फर्ज करें 6 ml आ गया, 5.5 ml आ गया, अब आपके वो एब्सलूट वैल्यू है, उसमें कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट वैल्यू है, किसी पे रिलाई नहीं कर रही है, एब्सलूट का मतलब ये भी होता है इंडिपेंडेंट है। आप ये नहीं कह रहे कि ये अच्छा 5 ml आया है तो इसका मतलब 5 ml का मतलब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह कैलकुलेशन बेस्ड ये आंसर आ जाएगा। जो चीज दिख रही है वही चीज आपके नोट की जा रही है। लेकिन जो आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड है ये आपका डायरेक्ट नहीं आता, ये रिलायबल आपके पास मेजरमेंट कहलाती है। रिलायबल मेजरमेंट का मतलब जो रिलाई कर रही हो किसी चीज पर, किसी फैक्टर पर। तो आपने क्रोमेटोग्राफी के अंदर फर्ज कर रहे हैं कि सब्सटेंस अपना मोबाइल फेस के थ्रू डाला सैंपल, अब वो सैंपल आपके पास जब पूरा प्रोसेस करेगा तो वो आपको बताएगा कि फर्ज करें सैंपल के अंदर क्लोरीन है या इस सैंपल के अंदर सोडियम है, वो कैसे बताएगा? उसको थोड़ी जाके पता चल रहा है वहां सोडियम खड़े होके नाचेगा थोड़ी कि मैं सोडियम हूँ आगे मुझे देख लो। आपने कोई चीज रिलेट की कि ये आपके पास पे एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद इतनी क्वांटिटी में होगा, उसकी डेंसिटी ये होगी, उसकी ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये सोडियम है। क्या हो रहा है? रिलेट हो रहा है। तो रिलाई कर रही है ये वैल्यूज, ये जो मेजरमेंट है ये और फर्दर फैक्टर्स के ऊपर रिलाई कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है रिलायबल मेजरमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन कर रहे थे और आपका छोटा बहन भाई वहां पर आपके साथ बैठे हुए थे, आपने ट्रेन नहीं किया, बस उसको बोला जैसे मैं कर रहा हूँ ये, एक हाथ से फ्लास्क पकड़े, एक हाथ से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसमें ब्यूरेट से सोल्यूशन डालें, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपने एक दफा करके दिखा दिया, अगली दफा या 2-3 बार दूसरा इंसान समझ लेगा। लेकिन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए आपको लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लाखों का करोड़ों का अगर मेरे पास एक इक्विपमेंट है तो उसके लिए ट्रेनिंग दूंगा ताकि वो खराब ना करे, और हर किसी के लिए एक्सेसिबल भी नहीं होगा। हर कोई आके अपनी मर्जी से क्रोमेटोग्राफी नहीं कर सकता। एक्सरे करने के लिए आप जाते हैं हॉस्पिटल, वो एक्सरे करने के लिए उन्होंने स्टाफ को हायर किया होता है, ट्रेन किया होता है। ऐसे ही नहीं आप जाते हैं एक्सरे अपना खुद निकाल के आ जाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महंगा इक्विपमेंट है, उसके लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, एक्यूरेसी डिक्रीज होती है बाय डिक्रीजिंग अमाउंट। अगर आपने क्लासिकल मेथड में अमाउंट कम कर ले तो एक्यूरेसी भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के लिए ये लाजमी नहीं है। आप कम सैंपल लें ज्यादा सैंपल लें, दोनों में आपको एक्यूरेसी प्रॉपर ही मिलेगी। तो एक्यूरेसी डिपेंड आपके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर करती है, ना कि उनके अमाउंट्स के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन के ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। कभी अगर आपने शूटिंग की हो, या जो तीर कमान होता है बो एंड एरो, या आपका जो वो बोर्ड के ऊपर हम छोटे छोटे एरो फेंक रहे होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो वो भी आपका, उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप तीर कमान ले रहे हैं और अपनी वॉल्यूम कम कर दें, मैं कहूँ कि एक आपके पास ये टारगेट है, इस सर्कल के अंदर हिट करना है एरो को, और मैं एक से कहूँ कि ये टारगेट है इसमें हिट करना है, तो एक्यूरेसी का फर्क आएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन वहीं पे अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, फर्ज करें कि आपके पास बंदूक है, गन है, वो गन आती है ना छर्रे वाली, छर्रे वाली गन है, अब उसकी कैलिब्रेशन हुई हुई है, आपने उसे फिक्स एक जगह लकड़ी पे या किसी भी चीज पे फिक्स कर दिया। अब आप जब भी उस पे शूट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इधर आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट उस पॉइंट के करीब ही होगा। एक्यूरेसी इसको कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर एक्यूरेसी के हवाले से बात हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास इसमें जो डिटर्मिनेशन है, कोई भी चीज जो आप डिटरमाइन कर रहे हैं वो स्लो है। क्लासिकल मेथड में टाइट्रेशन करने में टाइम लगता है, और अगर आपके पास कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है एसिड और बेस, तो आपकी टाइट्रेशन बहुत देर बाद आती है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो आपके इंस्ट्रूमेंट है ये फौरन फौरन आपको बता देते हैं कि क्या आप जो भी डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है।
नेक्स्ट आपके पास है 7 के लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल हमें रिक्वायर होता है क्लासिकल मेथड के लिए, और आपका जो दूसरी तरफ दूसरे एंड पे इंस्ट्रूमेंटल मेथड है उसमें छोटे से भी सैंपल से काम आपका बन जाता है। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि किताब के एंड में दिए हुए हैं, यानी कि आपके चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। अब चैप्टर के एंड में डिफरेंसेस इसलिए रखे थे कि आपका जो दो मेजर पोर्शन था इस पूरे चैप्टर का, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए या नहीं। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आपको ये डिफरेंसेस पढ़ के खुद समझ आ जाने चाहिए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इवेंचुअली अगर आपको समझ आ गया इसका मतलब आपने सही से याद किया हुआ है, और अगर आपको नहीं समझ आया तो इसका मतलब आपने बगजाया किया था अपना। बहरहाल यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर नंबर 7 मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि आखिरी चैप्टर है इस किताब का, अनटिल अनलेस अगले सालों में किताब चेंज हो जाए और फिर ये चैप्टर और ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए। बहरहाल आप लोगों के लिए ये आखिरी चैप्टर है। और इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन अब तक हमने जितना कुछ भी पढ़ लिया है इस पूरी किताब में उस सब का इस्तेमाल अगले चैप्टर में होना है। तो मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में जब हम इस नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ये पूरा अब तक जितना पढ़ा दिया 1 से लेके 7 चैप्टर तक वो सब आता हो। नहीं आता होगा तो अगले चैप्टर में आपको बड़ी परेशानी होने वाली है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो बेटा डिस्कस कर लें।